आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बात में कुछ दम लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको ये बात पसंद नहीं है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक पहुँच थी मैंने सभी दोस्तों का वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक सेंसिटिव मुद्दे पर कि किस तरह से हिंदुस्तान की जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको बेवकूफ़ बना के रखा जाता है। आप सभी ने इतिहास में स्कूल के पढ़ाई के दौरान पढ़ा होगा कि औरंगजेब नाम का मुगल शासक जिसने 50 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, वो अपने गुजारे के लिए खुद अपने हाथ से टोपियां बनाकर बेचता था और उससे अपना गुजारा करता था। खजाने से अपने पर्सनल गुजारे के लिए वो एक पैसा भी नहीं लेता था। हालांकि हम सब जानते हैं कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन उसकी ये अच्छाई बताकर आज भी खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग औरंगजेब को बहुत बड़ा अल्लाह का वली मानते हैं। हालांकि औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं के उसने गुप्तांग तक कटवा दिए, सिखों के गुरु गोविंद सिंह के बेटे तक को मार डाला। बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े और हिंदू राजाओं और गुरुओं को मारा, बल्कि उसने आम तरीके से हिंदुओं की जान लेने की बजाय उनको तड़फा तड़फा कर मारा। ऐसे कट्टर मुस्लिम शासक के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि वो खुद के गुजारे के लिए अपने हाथ से टोपियां बुनता था और उन पर फिर अपना गुजारा करता था। मैंने भी ये पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोर्स में किसी ने घुसा दिया होगा, क्योंकि हर जगह ही गद्दार तो बैठे ही हैं। लेकिन जब मैं तानाजी फिल्म देखने गया तो वहां उस फिल्म में जब औरंगजेब का सीन आया तो उस सीन में उन्होंने औरंगजेब को एक टोपी बुनते हुए दिखाया। यह सीन उसी रेफरेंस में था कि औरंगजेब टोपी बुन रहा है, देखो अपने गुजारे के लिए। यानी कि एक प्रकार से मुंबई में बैठे फिल्म वालों और सबके दिमाग में यह बात छपी हुई है कि औरंगजेब अपने गुजारे के लिए टोपियां बनाता था, लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें और ममता बनर्जी में क्या समानता है? दोनों ही कम से कम कुछ मामलों में समान है और इस मामले में भी समान है। तो हम इस मामले में एक छोटा सा जोड़ घटा करके देखते हैं कि इस बात में कितनी दम है। आप खुद अपने लॉजिक से जान जाएंगे कि इस बात में कितनी दम है। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। औरंगजेब एक अय्याश, गुस्सैल और कट्टर शासक था। तो इसकी काफी सारी लौंडियां थी और 4 बीवियां भी, लेकिन हम उन सबको छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि औरंगजेब कम से कम खुद का खर्चा टोपियों से कमाता होगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि औरंगजेब आज के जमाने में मौजूद है और आज के समय वो अगर टोपी से अपना खर्चा चलाएगा, तो मेरे ख्याल से चूंकि वो एक राजा था तो अच्छा खाना खाता होगा, कपड़े भी अच्छा पहनता होगा, तो दिन के 500 रुपए यानी महीने के 15,000 रुपए औसत पकड़ लो आज के। तो अगर आज वो होता तो उसको दिन के 500 रुपए की जरूरत पड़ती। तो वैसे तो खैर चाइनीज टोपी 10-10 रुपए में मिलती हैं, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि औरंगजेब की टोपी 100 रुपए की एक टोपी बेचता औरंगजेब, और इसके लिए उसे कम से कम 5 टोपियां रोज बेचनी पड़ती, तब उसका खुद का खाने का और कपड़ों का काम चलता। अगर वो इस तरह से करता तो उसको एक महीने में 150 टोपियां बनानी पड़ती और एक साल में 1800 टोपियां बनानी पड़ती। सम्राट की कुर्सी पर औरंगजेब 50 साल तक था और इन 50 सालों के दौरान वो टोपियों के जरिए अपना गुजारा कर रहा था। तो उसने कुल 88,200 टोपियां बनाई होंगी जिससे उसका गुजारा हुआ। तो अगर उसने 88,200 टोपियां बनाई थी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, इस लगभग 320 साल पहले की बात है। तो 320 साल पहले 88,200 टोपियां हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के ऊपर राज कर रहे सम्राट ने अपने हाथों से बनाई और उनको बेचा। मैंने इंटरनेट पे ये छान मारा कि औरंगजेब की निशानियों में या उनके बारे में क्या क्या आज भी मौजूद है। मुझे टीपू की
कटार मिल गई, नवाज सिराजुद्दौला का भी निशान मिल गया, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाल तक मिल गए, कपड़े मिल गए, किसी मुस्लिम शासक का फला चीज मिल गई। लेकिन कहीं भी किसी भी म्यूजियम में या किसी भी प्राइवेट कलेक्टर के पास कोई एक भी ऐसी टोपी नहीं है जो ये दावा कर सके कि यह टोपी औरंगजेब की बनाई हुई है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी टोपियां होती तो जरूर कुछ ना कुछ टोपियां होता हकीकत, लेकिन ये नहीं है। हकीकत ये है कि जिस तरह से बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था, जिसमें शारदा ग्रुप ने, जिसने 200 के आसपास कंपनियां बना रखी थी, उन्होंने 3000 करोड़ का घोटाला किया था। उस कांड का उल्लेख होने पर हमें पता चला कि जब उसके ऑफिस में छापा पड़ा, पता चला कि उस कंपनी के मालिक ने ममता बनर्जी की बनाई हुई पेंटिंग खरीदी थी। इन पेंटिंगों के लिए उसने 1.8 करोड़ रुपए पे कर रखे थे। मतलब कि ममता बनर्जी की पेंटिंग को उसने करोड़ों में खरीदा था। चूंकि ममता बनर्जी बंगाल की शासक थी, वहीं से कंपनी गरीबों का पैसा हड़प रही थी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो उस कंपनी के ऊपर फिर किसी ने हाथ भी नहीं डाला और उस कंपनी को पूरा टाइम मिला पैसे इकट्ठे करके लूटने में, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली स्टेट की चीफ मिनिस्टर को रिश्वत दे दी, ये कहकर कि हम तो आपकी टोपी खरीद रहे हैं, पेंटिंग खरीद रहे हैं। इसी तरह औरंगजेब ने मुश्किल से कोई 10-15 टोपी बनाई होंगी और उसकी जो टोपी उसी के किसी मंत्री या कारोबारी व्यापारी ने खरीद ली होगी उस समय लाखों रुपए में, और लाखों रुपए में टोपी बिकने के बाद औरंगजेब ने दरबार में कहा होगा कि मैंने मेरी टोपी इसको 50 लाख में बेच दी है और अब मैं अपनी टोपी की कीमत का खाऊंगा खाना और कपड़े। कुछ साल बाद उसने फिर एक टोपी बना ली हो किसी को, इस तरह उसने 10-12 टोपियां बनाई। और चूंकि वो टोपियां महंगी थी तो खरीदने वाले ने टोपियों को सिर पर लगा के यूज किया ताकि उसकी शान बढ़े, और वो टोपियां फट गई यूज करने के कारण। तो मुश्किल से जब 10-15 टोपियां बनाई तो अब उन टोपियों का कोई नाम निशान मौजूद नहीं है, वरना 88,000 टोपियां होती तो जरूर आज भी किसी न किसी म्यूजियम में उसकी बनाई हुई टोपियां मिल जाती। जैसे कि 50 साल बाद हमें पढ़ाया जाएगा इतिहास में कि बंगाल में एक ममता बनर्जी नाम की चीफ मिनिस्टर थी। वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अपना गुजारा खुद की पेंटिंग बेचकर उससे पैसों से करती थी। ये नहीं बताया जाएगा उसकी पेंटिंग को, जो मेरे ख्याल से तो आप खुद देख सकते हो कि इनकी क्या क्वालिटी है, जो भी है, ये नहीं बताया जाएगा कि उसने कंपनी को इधर 1.8 करोड़ में बेची और दूसरे भी कई उद्योगपतियों ने खरीद रखी है, उसका खुलासा हुआ भी नहीं है। और इसी पेंटिंग कांड के चलते जब शारदा घोटाला के अंदर सीबीआई बंगाल में जाकर कार्रवाई करने लगी तो ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को आगे कर दिया और कई दिन तक सीबीआई और बंगाल पुलिस के बीच में तना चलती रही। तो इस मामले से यह जाहिर होता है कि जिस तरह से आज की तारीख में ममता बनर्जी ने वो पेंटिंग करोड़ों में बेची है, 50 साल बाद हमें कहा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर ने पेंटिंग पर अपना गुजारा किया। इसी तरह एक कट्टर शासक जिसने अपने भाइयों को नहीं बख्शा, उनको दर्दनाक मौत दी, उनकी डेड बॉडी पर वो बैठ के हिंदुस्तान का सम्राट बन गया, उसने कोई टोपियां बनाकर गुजारा नहीं किया। ये बॉलीवुड में प्रोपगेंडा है और लेफ्टिस्ट द्वारा लिखे गए इतिहास में ये प्रोपगेंडा है। लेकिन हकीकत में जो मैंने छानबीन की इंटरनेट वगैरह के ऊपर ये सब, इस पे पता चलता है कि कहाँ ही टोपियां मौजूद नहीं है वो। और जब तानाजी की उस फिल्म में ये सीन देखा तो ये मुझे यकीन हो गया कि एक प्रकार से भी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। देखो कितना ऊंचे अखलाक वाला सम्राट था कि उसने खजाने को हाथ नहीं लगाया। ये वही इनडायरेक्ट तरीके से ही हुआ जैसे ममता बनर्जी ने करोड़ों में पेंटिंग, उसने करोड़ों में एक टोपी बेची। इसी तरह से सब चल रहा है, लेकिन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिल्मों में ये सीन डाल रहे हैं और उधर किताबों में भी, जबकि हकीकत ऐसी है नहीं। क्योंकि औरंगजेब के ऊपर इतने दाग हैं, उसकी अच्छाई कुछ बातें हैं ही नहीं सामने, तो ये टोपी ड्रामा कर दिया जाता है कि वो टोपियां बनाता था, ये करता था, वो करता था। मां कसम, हिंदुस्तानियों को जितना चूतिया इन लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने बनाया है ना, इतना शायद और किसी ने नहीं बनाया है और आगे बनाएंगे। आज से 50 साल बाद जो ममता बनर्जी आज बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या कर रही है और किस समुदाय को सपोर्ट करती है आप सब जानते हो। लोग तो उनको मजाक में या फिर उनको ताना देने के लिए ममता बानो तक कहते हैं। तो आपको क्या लगता है 50 साल बाद कह जाएगी इतनी नेक महिला थी कि यह अपनी जीविका के लिए पेंटिंग बनाकर बेचती थी और फिर उससे गुजारा करती थी, जबकि चीफ मिनिस्टर होते पेंटिंग बनाने में समय खराब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी इसलिए उसने पेंटिंग बनाई ताकि वो राज्य के खजाने से खर्चा करने के बजाय खुद अपने हाथों से पैसे कमाए। लेकिन वो पेंटिंग कैसी थी, उनको खरीद कौन रहा था, ये नहीं बताया जाएगा इतिहास में। क्या आपने कभी इतिहास में ये पढ़ा था कि औरंगजेब टोकरी में रखकर कौन सी मार्केट में जाकर उन पेंटिंग्स को बेचता था? नो, बस कहते हैं कि वो टोपियां बनाकर बेचता था और उनके पैसों से गुजारा चलाता था। उसकी टोपियां खरीदी किसने? उसके चमचों ने, व्यापारियों ने, जिनका इनडायरेक्ट इसने पेमेंट कर दिया। मतलब उनको किसी प्रकार की छूट मिल गई, बात खत्म राजा के। तो जब से मैं तानाजी फिल्म देखी तब से मेरे दिल में ये इस बात को लेकर ये जज्बात चल रहे थे जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने इस वीडियो में बता दिया।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बात में कुछ दम लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको ये बात पसंद नहीं है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक पहुँच थी मैंने इंटरनेट पे सर्च वगैरह करके कुछ पता किया, उस आधार पर बोल रहा हूँ। तो मुझे आपके कमेंट्स की इंतजार रहेगा। उम्मीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे ताकि अवेयरनेस फैल सके। और अगर आपको गलतफहमी है कि ये मुगल हिंदुस्तान के भले शासक थे तो इसे दिमाग में से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी भले शासक नहीं थे। अगर आप इतिहास को न्यूट्रल नजर से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या थी। आप अकबर का इतिहास किससे जानते हो? अकबरनामा से। किसने लिखवाई? अकबर नामा खुद अकबर ने लेखकों को पैसे पे करके। तो क्या उसमें अकबर की आलोचना होगी? उसकी कमजोरी वगैरह की जो सच्चाई थी वो लिखी जाएगी? नो। बाबर के बारे में किसी कहां पढ़ते हो? बाबरनामा किसने लिखवाई? बाबर ने। कैसे पता चलेगा? और हमें यही उन्हीं के एंगल से ही हमको स्कूलों में इतिहास पढ़ाया गया है। एक बार इसको दूसरे एंगल से आप इतिहास पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि मुगलों ने क्या किया और ये लेफ्टिस्ट अब क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं देश को। जिस तरह औरंगजेब के नाम की टोपी पहनाई जा रही है, हमारी अगली पीढ़ी को ममता बनर्जी के नाम की पेंटिंग वाली टोपी पहनाई जाएगी और हम चूतिया बनते रहेंगे। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।